आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से कोई समझौता नहीं होगा। बाबा साहब का बात सुने, सुने, पढ़े नहीं, सुने कम से कम कि आरएसएस बीजेपी से समझौता नहीं करना, फिर उसी से समझौता कर लिए। आरएसएस और हिंदू महासभा, हाँ, उसी से समझौता कर रहे हैं ना। अभी दलित राजनीति जो है, दलित समाज को भी निकालना है। अगर दलित समाज चाहता है कि उसके समाज को जो मिला था उसका भला हो, तो जो अभी दलित राजनीति चल रही है, जो हिंदू राष्ट्र तथाकथित मनुस्मृति राष्ट्र की पालकी ढो रहा है, दलित समाज को वहां से निकालना पड़ेगा। प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा कि सार्वजनिक संस्थाएं जो 40-50 साल में बनी थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरियां, पेंशन, वो सब रिस्टोर हो। तभी तो अल्पसंख्यक होने के कारण ही तो रिजर्वेशन का आधार बना। उन्होंने कहा था कि हम बहुसंख्यक हैं, हम देश को कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कभी कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ? नहीं, भारत रत्न उन्हें नहीं दिया तो आरएसएस ने भारत रत्न दिया है। ये बताइए ना मुझे। आरएसएस तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा रही है, उन्हीं नींव के नीचे बाबा साहब के विचारों को जो है ना दफन कर दे रही है। गणेश साहब कांग्रेस में जाकर के गलत किया है। मुझे लगता है कि ये आज का फैसला एकदम सही है और इसी फैसले को इस देश के उन बहुजन लोगों को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इसको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी। आप कह रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का बेसब्री से लोगों को इंतजार था। कहा जा रहा था कि प्रोफेसर रतन लाल और प्रोफेसर रविकांत जैसे वो तमाम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी दलित समाज के लोग कहीं ना कहीं दबी जबान में कांग्रेस की बात करते हैं। उसी कांग्रेस की जिस कांग्रेस ने ना तो डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया और ना ही कांग्रेस ने कभी डॉक्टर अम्बेडकर को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। तो फिर क्या कारण है कि पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है? और मेरे साथ कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में प्रोफेसर रतन लाल और प्रोफेसर रविकांत तक कुछ तीखे सवाल भी होंगे और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस ही क्यों। सर, जिस कांग्रेस ने पूरी जिंदगी डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया, मरने के बाद में दिल्ली में उनके लिए फूकने की जगह नहीं दी, तो ऐसी कांग्रेस में जाने का क्यों फैसला लिया आपने? तो सम्मान क्या गोलवलकर ने दिया है, सावरकर ने दिया है, किसने दिया है सम्मान? आखिर जब भारत का विभाजन हो गया और जब इनका सीट बंगाल में चला गया तो आखिर कांग्रेस पार्टी ही लेके आई ना सभा में, नहीं तो कैसे आते? और जिनको ये पता है, और तो आप कह रहे हैं ना कि दबी जुबान में, तो मैं तो खुल के 10 साल से जब से ये आरएसएस मोदी की सरकार आई है खुल के कह रहा हूँ कि पिछले 30-40 साल में जो दलितों को मिला था वो सब छीन लेगी। खुल के कह रहा था ना मैं, तो छुप छुपा के थोड़ी बोल रहा था। तो जो मैं बोल रहा था वो कांग्रेस के पक्ष में तो ऐसे ही जा रहा था। लेकिन अब समय आ गया है, जिस तरह वोट की डकैती हो रही है, तो अब सोशल एक्टिविज्म के साथ साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है उसी तेवर में बड़े मंच पर जाके, अगर बाबा साहब ने कितना मेहनत करके वोट का अधिकार दिलवाया था पता है आपको? 26 जनवरी 1950 के पहले इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी जो है ना क्राइटेरिया होता था। संसद में बहस चली थी 51 में। केटी साहब, प्रोफेसर केटी साहब ने कहा था कि कुछ एजुकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए। बाबा साहब ने साफ मना कर दिया था। 1919 से लेकर 50 तक का हिस्ट्री देख लीजिए। बोले कि नहीं, एक अनपढ़ आदमी भी उसके पास इतनी समझ होती है कि अपनी समस्याओं को समझ सके और उस पर बोल सके। पागल को छोड़कर सबको वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। तो जो अधिकार इतने संघर्षों से, जिसमें नेहरू, गांधी, तमाम सीनियर नेहरू सब लोग शामिल थे, उसको ये आरएसएस मोदी सरकार, चुनाव आयोग जो है ना वो छीन रही है। और उस समय भी हम बैठे रहे तो इसका मतलब है कि इतिहास के साथ हम नाइंसाफी करेंगे। नहीं, लोग कहते हैं कि अच्छा, दूसरी बात कहते से क्या पढ़ा है बाबा साहब अम्बेडकर? बाबा साहब ने 24 अप्रैल 1948 को लखनऊ में क्या कहा था कि मैं कांग्रेस के मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल हुआ कि हर समय लड़ते रहना कोई अच्छी बात नहीं है, समझौते भी करने पड़ते हैं, और मैं इसलिए आया यहाँ पर कि शेड्यूल कास्ट के लिए, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ हासिल कर सकूं। ये पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है? नहीं, ये पढ़ा है ना। तो नहीं, एक मिनट। शेड्यूल कास्ट का मैनिफेस्टो जब आया तो बाबा साहब ने क्या कहा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से कोई समझौता नहीं होगा। बाबा साहब का बात सुने, सुने, पढ़े नहीं, सुने कम से कम कि आरएसएस बीजेपी से समझौता नहीं करना, फिर उसी से समझौता कर लिए। आरएसएस और हिंदू महासभा, उसी से समझौता कर रहे हैं ना। अभी दलित राजनीति जो है, दलित समाज को भी निकालना है। अगर दलित समाज चाहता है कि उसके समाज को जो मिला था उसका भला हो, तो जो अभी दलित राजनीति चल रही है, जो हिंदू राष्ट्र तथाकथित मनुस्मृति राष्ट्र की पालकी ढो रहा है, दलित समाज को वहां से निकालना पड़ेगा। प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा कि सार्वजनिक संस्थाएं जो 40-50 साल में बनी थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरियां, पेंशन, वो सब रिस्टोर हो।
वो सब रिस्टोर हो। और ये कैसे होगा? ये घर में बैठने से होगा? घर में बैठने से तो नहीं होगा ना। इसके लिए तो एजेंडा सेटिंग करना पड़ेगा, और हमें यहाँ एजेंडा सेट करने आए। जो बात हम लोग इतने दिन से बोल रहे थे, आपको तो याद है ना? बिल्कुल। आज राहुल जी वही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो हम बोलेंगे तो मेरी आवाज इतने लोग सुनेंगे। जब पार्टी पोजीशन लेगी तो वो समझिए कि आंदोलन बनेगा। तो मैंने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी आंदोलन के फॉर्म में आएगी तो मैं आपको हर समय वहां मिलूंगा। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी आंदोलन के रूप में है? दिख नहीं रहा है। वो जो सांसद 10 साल में हुआ था, जो पार्लियामेंट्रियन सब वहां मार्च किए थे संसद से लेकर चुनाव आयोग तक, हुआ ना? नहीं, लोग तो कह रहे हैं आपके देश में, लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज फिर तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया है। अच्छा, किसका हम क्या लिए थे कि धोखा दे दिए? किसका क्या लिए थे? किसी का चाय पिए, खाना खाए, पैसा लिए? अरे बाबा साहब ने आपको बड़ी मुश्किल से पढ़ने लिखने का अधिकार, बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए था। जो ये बात कह रहे हैं, बाबा साहब का आगरा का भाषण भी ठीक से नहीं पढ़ा है। वो समाज के लिए क्या कर रहे हो? तो समाज को बेच के गुमराह करके अपना एक आदमी को राजा बनाने के लिए, इसको राजा बना दो। बाबा साहब राजा बनने के लिए नहीं बोले थे, वो गवर्निंग कम्युनिटी बनाने के लिए बोले थे। और ये एफर्ट्स नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, तब तमाम लोगों ने एफर्ट्स को आगे बढ़ाए। आज तो बिक रहा है संविधान, तो अभी आज बिक क्यों रहा है? दलितों पे इतना पिटाई क्यों हो रहा है? कोई नेता, जितना आप दलित नेता की बात कर रहे हैं पार्टी के, कोई सड़क पे दिख रहा है? एक सवाल और लेते हैं सर आपसे, फिर रविकांत जी से बात करेंगे। सवाल बड़ा तीखा है और मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी के साथ उसका जवाब दिया जाना चाहिए। लोग कल से सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो आरएसएस की माँ है, आरएसएस को कांग्रेस ने ही बनाया है, तो फिर कोई फर्क है नहीं, एक नाक नाते एक सांप नाते। अच्छा, ये बात सही है ना? तो जितना मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा। कांग्रेस आरएसएस की माँ है, तो फिर एक आरएसएस बेटा है कि बेटी है? जो भी माँ है तो माँ ही है। नहीं, जायज है कि कुछ और है, अडॉप्टेड है? ये बताइए ना। अगर माँ है तो ये जो बच्चा है, ये जायज है, नाजायज है, अडॉप्टेड है, क्या है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। नंबर 1। नंबर 2, अगर माँ है तो नेहरू के और अंबेडकर के पुतले रामलीला ग्राउंड में क्यों फूके गए? किसने फूका? अंबेडकर को हीन जाति अंबेडकर किसने कहा? कौन अंबेडकर की मूर्तियां तुड़वा रहा है? कौन तुड़वा रहा है? आप आरएसएस से मिलके, जिसकी चेतावनी बाबा साहब देकर गए थे, मिलके आप सरकार बना रहे हो, कुर्सी पे बैठ रहे हो, उसे कह रहे हो कि सांप नाथ नाग नाथ। तो जो आरएसएस के साथ मिल रहा है, अगर कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है, तो जितना बच्चा दलित पार्टी सब है जो आरएसएस बीजेपी से मिलकर सरकार बना रहा है, मंत्री बन रहा है, ये क्या है? ये उसका दत्तक पुत्र पुत्री है? क्या है? ये भी जवाब दोगे ना। हम तो आरएसएस से हम लोग लड़ रहे हैं भाई, मुकदमे झेल रहे हैं, 3 मुकदमे झेल रहे हैं, पर्सनल नुकसान भी हो रहा है। इसमें कोई थोड़ी साथ खड़ा होता है। तो सर आपको कांग्रेस को कैसे विश्वास होगा? कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा बजरंग दल को बैन करेंगे, जीतने के बाद नकार गए। हम तो आए हैं अभी, और हम तो ये मानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव था, राहुल गांधी को हमने दलित इमांसिपेशन फ्रंट के बैनर पे मैंने 7 पॉइंट दिया था, एजुकेशन और रोजगार को लेकर, फेलोशिप को लेकर। उस 7 पॉइंट जाके कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसमें आ गया। अब मैं आया हूँ, देखता हूँ क्या क्या जीतने के बाद ना करें इन बातों को, जो ना करे तो फिर आंदोलन होगा ना। आंदोलन तो हम तो सोशल एक्टिविस्ट हैं। अगर जीतने के, लेकिन कास्ट सेंसस की बात हुई ना, अभी कास्ट सेंसस की बात हुई ना। एससी सेल में जगह मिली है या फिर मुखिया बोर्ड? नहीं, अभी तो मैं एकदम अदना आदमी सा, संविधान और देश की लोकशाही को बचाने के लिए एक अदना सिपाही हूँ। और मैं किसी पद वद के लालच में नहीं रहता। ये करना होता था बहुत कुछ पा लिया रहता। चलिए, तो आप अभी तो नुकसान ही हो रहा है। कह रहे हैं कि प्रोफेशनल नुकसान, प्रोफेशनल नुकसान है, विदेश नहीं जा सकते हैं, और प्रमोशन नहीं हो रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं जो, और इनको समझा जाइए। जो आरएसएस की भाषा जो दलित लोग बोल रहा है, ये लास्ट बात कह रहा हूँ, आरएसएस के फैक्ट्री में ये सब स्लोगन डिजाइन होता है, और दलित लोग जो दिहाड़ी पे हैं उनको ये सब कहा जाता है। एक भी किताब सीरियसली स्टेट माइनॉरिटी कुछ भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब ने तो जिंदगी भर कहा कि हम अल्पसंख्यक है। ये पढ़ा है किसी ने? तभी तो अल्पसंख्यक होने के कारण ही तो रिजर्वेशन का आधार बना। उन्होंने कहा था कि हम बहुसंख्यक हैं, हम देश को कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कभी कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ? नहीं, भारत रत्न उन्हें नहीं दिया, तो आरएसएस ने भारत रत्न दिया है। ये बताइए ना मुझे।
सर आरएसएस तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा रही है, उन्हीं नींव के नीचे बाबा साहब के विचारों को जो है ना दफन कर दे रही है। जी शुक्रिया। चलिए, तो प्रोफेसर रतनलाल साहब से प्रोफेसर रविकांत जी से बात कर लेते हैं, और सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। मैंने एक सवाल रतनलाल जी से लिया था और जवाब उसका उन्होंने दे दिया, कि मैं थोड़ा सा उसको और बड़ा कर देता हूँ। 12 दिसंबर 1949 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जिस आरएसएस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला फूंका था, उसी आरएसएस को 22 जून 2002 को बहुजन समाज पार्टी ने 10 लाख रुपए का चंदा भी दिया था। ये भी तमाम लोगों को याद रखना नरेंद्र मोदी चाहिए। का प्रचार भी करने हाँ, गए और थे। 2002 में मायावती जी बीजेपी के लिए वोट मांगने भी गुजरात गई थी। तो अब सर, राखी भी बनवाते हैं, हाँ, लड्डू भी राखी खाते हैं। मैंने तो अभी देखा सर कि शायद ही कोई दलित नेता हो जिसके लिए बहन जी ने राखी बांधी हो, सारे ज्यादातर दूसरे हैं। रविकांत जी, सर आपसे आ जाते, थोड़ा सा नजदीक को आ जाओ, आप फ्रेम में थोड़े से, आप हम दोनों एक ही हाइट के हैं लगभग, तो अच्छे भी लगेंगे। सवाल यही निकल करके आ रहा है कि आपने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और आप जो है वो लंबे समय से टीवी पर बैठ करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं उनके कामों की अच्छाइयों को बता रहे थे। तो आज ये पटका आपके गले में और बड़ा सुंदर भी लग रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इस मौके पे? देखिए, ये सामाजिक आज़ादी का आंदोलन इस समय देश में चल रहा है। राजनीतिक आज़ादी मिली, वो भी अब खतरे में है। वन वोट, वन व्यक्ति और एक उसका मूल्य, अब तो वो भी जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि राहुल गांधी जिस तरह से देश के बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैंने तो आज शुक्रिया अदा किया है कि हमारी लड़ाई का वो नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, पूरे बहुजन समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो चलें। अगर आपको इस आरएसएस के उपनिवेश से बचना है, अगर आपको इस हिंदुत्व के साम्राज्य से बचना है, तो आपको राहुल गांधी जी के साथ चलना पड़ेगा। अब इसमें जिन लोगों को लगता होगा नहीं साहब कांग्रेस में जाकर के गलत किया है, मुझे लगता है कि ये आज का फैसला एकदम सही है, और इसी फैसले को इस देश के उन बहुजन लोगों को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इसको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां उनको माफ़ नहीं करेंगी। आप कह रहे हैं आने वाली पीढ़ियां माफ़ नहीं करेंगी। प्रोफेसर रतनलाल जो है वो बिहार से आते हैं, तो वहाँ तो चलो दिखता है कि कांग्रेस के पास कुछ है बिहार में, और लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो उत्तर प्रदेश में तो कुछ है नहीं बिहार में, तो उसमें आप क्या करोगे? ऐसे में क्या जिम्मेदारी दे रही है कांग्रेस आपको? कैसे क्या क्या मतलब एक तरीके से आपका जो प्लान है? देखिए, आज तो मैंने ज्वाइन किया है, और कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसके बाद उसका हम बिल्कुल पालन करेंगे, निश्चित रूप से पालन करेंगे। लेकिन अभी चूंकि आज पहला दिन है, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी चूंकि राहुल जी की तरफ से बुलावा आया है, तो हम लोग उधर जा रहे हैं, हम लौट के आकर के बात करेंगे। चलिए, तो आप प्रोफेसर रविकांत है, राहुल गांधी